Morning, students. Today, myself, Preet Pal from GP's Academy, will be doing the remaining portion of session third, that is your natural resources conservation of ninth standard of unit 5. We will start from page number A191 today. Its first topic is reduce, reuse, and recycling. अब जैसे कि इस सेशन में बेटा बताया गया है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? हमारे बेनिफिट के लिए प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को क्या करना है? रिड्यूस करना है, उनका यूज़, उनको दोबारा से जिसको यूज़ किया हुआ है रिसोर्सेज को उसका रीयूज़ करना है और उनकी रीसाइकलिंग करनी है इन ऑर्डर टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे इन्होंने इस पैरा में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कहते हैं कि हमने हमारी जो डेली लाइफ रिक्वायरमेंट है, हम बहुत सारा खाना खाते हैं, ड्रिंकिंग मटेरियल लेते हैं, बेवरेजेस वगैरह, जिसके अंदर जो हमारा खाना है, ड्रिंक्स हैं, पैकेज्ड होते हैं। एक बार जब हम खा लेते हैं पैकेज को फिर फेंक देते हैं बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज टू अस। All this packing material become worthless the moment we open the product and use it, and the result क्या होगा उस पैकेज सिस्टम का? वो कहाँ जा रहा है? All this goes in a trash can. और वो ट्रैश कैन खाली कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं तो वो प्रदूषित करेगा हमारे एटमॉस्फेयर को, तो वो लैंडफिल कर रहा है। वो कह रहे हैं, डू यू नो दैट इंडियाज 4 मेजर मेट्रो सिटीज प्रोड्यूस नियरली 1.7 टन्स ऑफ प्लास्टिक गार्बेज एवरी डे? वेयर डज ऑल दिस गार्बेज एंड ट्रैश गोज टू? वो सारा गार्बेज कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? लैंडफिल कर रहा है। एवर इंक्रीजिंग लैंडफिल्स, जमीन भरी जा रही है ना? और वो क्या होगा, लेकिन उस जो ज़मीन जहाँ पे गार्बेज फेंका जा रहा है, हम किसी और काम के लिए भी तो उसको यूज़फुल काम के लिए भी तो यूज़ में ला सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहा है? सिर्फ अपने गार्बेज को कलेक्ट करने में काम आ रहा है। तो ये क्या है? सो दिस लैंडफिल आर फिलिंग एट अलार्मिंग रेट। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने लैंड को कैसे बचा सकते हैं कि हम उसको बेनिफिट काम में लाएं इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉर पुटिंग द गार्बेजेस ओवर देयर। इट मीन्स हमने अपने यूज़ या एक्टिविटीज़ को चेंज करना है जिससे हम लोग कंजर्व कर सकें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है? और हमें उस पर्टिकुलरली इस ट्रैश को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें कोई भी खाना तो है, नो डाउट ड्रिंकिंग भी हमने करनी है इन ऑर्डर टू लिव आवर लाइफ, बट है हमें अपनी एक्टिविटीज़ में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, चेंजेस करनी पड़ेंगी कि हम प्रॉपर मीन्स वही क्यों ना हम खाना इस तरह का कंज्यूम करें या ड्रिंक्स कंज्यूम करें जो पैकेज्ड ना हो या इस तरह के पैकेज हों कि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाए। ठीक है? तो और वो कहते हैं कि हम ये 3 प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकलिंग। रिड्यूस मीन्स द रिड्यूस प्रिंसिपल सेज परचेज द प्रोडक्ट विद लेस पैकेजिंग, ऐसा खाना खरीदो जिसमें लेस पैकेजिंग हो, और ट्राई टू बाय द प्रोडक्ट्स विद बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटीरियल, कि बायोडिग्रेडेबल की अच्छे से आसानी से वो जो पैकेज है वो डिकम्पोज हो जाए। और जो हम यूज़ कर रहे हैं मटीरियल, उसको अगर वो ख़राब हो जाता तो उसमें से कुछ ऐसा मटेरियल और ढूंढने की कोशिश करो या ऐसा कुछ और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो जो हम यूज़ में ला सके। मीन्स किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूज़ में लाएं हर एक को। द रीयूज प्रिंसिपल सेज यूज़ अ प्रोडक्ट एज मच एज यू कैन यूज़ इट हेल्थली। यू कैन रीयूज़ अ वाटर बॉटल एज अ प्लांटर फॉर स्मॉल प्लांट्स। कोल्ड ड्रिंक पी, वाटर बॉटल बच गई तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्लांट को उगा सकते हैं। कहते हैं रीयूज़ हो गया या नहीं हो गया? ठीक है ना? अब टी शर्ट है, फट गई है, आप उसको किसी और यूज़ में ला सकते हो, हैंकिंग उसमें से बना सकते हो। ठीक है? या कोई पिलो कवर बना सकते हो शर्ट में से। और तीसरा प्रिंसिपल कहता है रीसाइकलिंग। टेक अ यूज्ड आइटम एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डिफरेंट यूजेबल फॉर्म। अब जैसे कि हमारी रद्दी होती है, न्यूज़पेपर्स हो गए, पेपर्स हो गए,
ठीक है। तो कहते हैं कि या प्लास्टिक हो गए, ग्लासेस हो गए, मैगजीन्स हो गई या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो गया, तो कहते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसे इनको प्रोसेस करें और एक नया ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, ओके, इन ऑर्डर बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज योर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को बचाना है। अब ये भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बचाना, प्लस कि हमारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल्स में से ना ख़त्म हो, कुछ ऐसा करना है कि हमारे जो जैसा स्थिति है सॉइल की वैसी बनी रहे, प्लस और इंक्रीज़ करने की कोशिश करना है उसके न्यूट्रिएंट्स को, मीन्स उसकी फर्टिलिटी को। दिस इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। और मेरे ख्याल से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो बेटा, सॉइल से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। हम कहते हैं ना, हम लोग ब्रीथ करते हैं, हमारी ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ऑक्सीजन के बिना बेटा। और ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं? हमें प्लांट्स दे रहे हैं। और प्लांट्स कहाँ से अपना फूड ले रहे हैं? सॉइल से ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। इट मीन्स सॉइल कंजर्वेशन इज मस्ट। सॉइल इज द सोल रीजन फॉर वेजिटेशन ऑन द अर्थ, नो डाउट। सारे प्लांट्स इसी से ही ग्रो हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फर्टाइल सॉइल इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स द प्लांट एंड ट्रीज ग्रो इन। वो ट्रीज को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। सो हाउएवर समटाइम्स द सॉइल डिग्रेड्स सो मच दैट इट बिकम इनफर्टाइल, कि कई बार इस तरह होता है कि डिग्रेड मीन्स कमी आ जाना उसके न्यूट्रिएंट्स में, है ना। तो इस तरह भी हो जाता है कि वो बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं रहता। और अगर फर्टाइल नहीं रह रहा है तो नो वेजिटेशन। नो वेजिटेशन इट मीन्स नो ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स। इज इट सो और नॉट? सो देर आर मेनी रीजन बिहाइंड सॉइल डिग्रेडेशन। कई रीजन्स है जिसके कारण डिग्रेडेशन हो जाता है सॉइल्स का, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो क्या दे रखे हैं? लैक और कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, उसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, या ऑर्गेनिक मटेरियल्स की होना। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? जो हमारे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या फॉसिल फ्यूल्स या रिमेनिंग्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलाइज़र में काफ़ी हद तक योगदान देते हैं। कंपैक्शन ऑफ सॉइल ख़त्म हो जाना मीन्स, अगर कंपैक्शन ऑफ सॉइल है इट मीन्स लैक ऑफ इवोपरेशन ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी देयर, है ना। और लैक ऑफ इवोपरेशन हो रहा है तो इट मीन्स वाटर लेवल भी हमारा इंक्रीज होगा। लॉस और चेंज ऑफ ऑयल स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉल्ट का बढ़ जाना, एसिडिटी का सॉइल में बढ़ जाना, तो जो कि हानिकारक होता है प्लांट्स के। एक लिमिट तक सॉल्ट और एसिड होना इट्स गुड, बट हद से ज़्यादा होना इट इज ब्रिंग्स द कंटेमिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। So soil conservation is a process of preserving soil fertility and preventing soil erosion. Soil fertility को maintain करके रखना और preventing soil erosion, कि soil erosion ना होना means हमारी soil की जो top layer है वो fertility से होती है, उसमें soil nutrients होते हैं जो vegetation के लिए helpful होते हैं बेटा। लेकिन जब हमारी टॉप लेयर ही उड़ना शुरू हो जाती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है बाय विंड, है ना, या वाटर के थ्रू टॉप लेयर एक जगह से, मतलब कि एक जगह से मूव करते जाती है, तो डैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन कैसे कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं सॉइल इरोजन? बाय प्लांटिंग द ट्रीज, क्योंकि बाय प्लांटिंग द ट्रीज वो उस मिट्टी को जकड़ के रखेगा, तो सॉइल के उड़ने का मतलब ही नहीं होता। इज इट सो और नॉट? इन्होंने भी कुछ कॉजेज दे रखे हैं सॉइल इरोजन का, लेट्स गो वन बाय वन। वन इज योर लैंड ओवर यूज। रिपीटेड कल्टिवेशन मेक सॉइल इनफर्टाइल, मीन्स हमारी जो सॉइल है कैसे इनफर्टाइल हो जाती है? जब हम एक ही क्रॉप बार बार लगा रहे हैं। देखो इसमें अलग अलग अब जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो मटेरियल हमारी सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं और प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर हम एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। इज़ इट सो? लेकिन अगर हम बार बार लगा रहे हैं तो वो तो अब धीरे धीरे वो वाले न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वो इनफर्टाइल हो जाएगी और वो दोबारा वो क्रॉप लगा ही नहीं सकते हम लोग उसमें, ठीक है।
It removes essential micronutrients from the soil that are essential for plants, such as phosphorus, iron and nitrogen. तो it is better कि हमें अलग अलग रिपीट, मतलब एक फसल को ही रिपीट ना करके अलग अलग फसल को लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स एक्सटिंक्ट ना हो. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज 192. एक और तरीका अपनाया गया था सॉइल या फर्टिलिटी को बचाने के लिए. सॉइल कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन्स क्या हैं? दैट इज़ जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, है ना. ये जो हमने किया ये भी कॉज है, दैट इज़ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. क्यों हो रहा है? अब ये सेकेंड पॉइंट, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. इसमें क्या करते थे, इस टेक्निक में काफ़ी सारे पेड़ों को काट कर वाइल्ड फॉरेस्ट में से जो काफ़ी घने होते हैं उनको उस लैंड में लेके जाकर रेजिडल वेजिटेशन जो बच जाते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, उनको वहाँ पे बर्न कर दिया जाता था. ठीक है, टेम्पररीली तो वो लैंड को फर्टाइल करता था, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर या क्रॉप हम लोग लगाते थे तो वो क्या हो जाता था, बैरन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और फिर हमारे वो किसी काम की लैंड नहीं रहेगी. ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग गुड है, बट नॉट फॉर परमानेंट वे. थर्ड, केमिकल कंटामिनेशन. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र फॉर बेटर क्रॉप. ठीक है, फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं जो केमिकली बनाए गए हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं, कि इनको हमारी फसल को, सॉइल को हानिकारक हैं, प्लस ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स को किल कर देते हैं जो हमारी फसल के लिए बल्कि अच्छी होती हैं. आल्सो द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स किल बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद हार्मफुल इंसेक्ट्स. ठीक है, हार्मफुल इंसेक्ट्स को वो ठीक है मारता है, लेकिन कुछ ऐसे फ़ायदेमंद भी पेस्टिसाइड्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. तो फिर हम अपनी सॉइल को बचाए कैसे? अभी हमने रीजंस पढ़े उनके कि सॉइल कैसे ख़राब हो रही है हमारी, है ना. अब है उनको बचाना कैसे है सॉइल को. कुछ मेथड्स बताए गए हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहला है नो टिल फार्मिंग. टिल फार्मिंग में क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ हम लोग प्लगर लगाते हैं. ठीक है, तो हम लोग उसको जो सॉइल होती है उसको हम प्लग करते हैं, भी नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाता है. ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है बेटा. ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए मैकेनिकली सॉइल को, सच एज डिगिंग, शेयरिंग या ओवरटर्निंग करना. लेकिन कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सॉइल को डिस्टर्ब कर देता है. इन नो टिल फार्मिंग टेक्निक अपनानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, सॉइल अनटच्ड रहती है. काफ़ी सारे क्रॉप्स, द लास्ट क्रॉप टू डीकम्पोज, उसी में लास्ट क्रॉप को डीकम्पोज करना चाहिए, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, कैसे? कहते हैं कि उससे कई ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होंगे जो हमारे बेनिफिशियल हैं, है ना, हमें बेनिफिट देते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही. अब जैसे कि बेनिफिट ऑर्गेनिज्म का याद आया, अर्थवॉर्म है जैसे, है ना, इट इज़ हेल्पफुल टू अस. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे 5th पॉइंट में दे रखा है कि अर्थवॉर्म ही कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो हमारे बेनिफिशियल हैं हमें एग्रीकल्चर के लिए. क्यों? क्योंकि वो बरोज बना देते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, और उससे क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज हो जाता है ना, वाटर प्रॉपरली मूव करता है, एयर पास हो सकती है, उनके जो वेस्ट होते हैं वो भी एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र काम करते हैं. तो अगर हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं फील्ड को, तो वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवॉर्म या कोई और, तो वो अच्छे से उसके अंदर पनप सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. क्योंकि जब हम उसको टिल्ट करते हैं सॉइल को, कुछ ऑर्गेनिज्म ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, जैसे चिड़िया वगैरह भी चुग लेती हैं, उनकी डेथ हो जाती है. प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक भी है बेटा. जब हम टिलिंग कर ही नहीं रहे, ट्रैक्टर चला ही नहीं रहे, तो पेट्रोल भी नहीं, है ना, हमें फूकना पड़ेगा. इज इट सो? और हमारा वो भी पैसा बचेगा. बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड बिकॉज इवोपरेशन इज डिक्रीज्ड. अब जब सॉइल को छेड़ा ही नहीं जा रहा तो वाटर का इवोपरेशन होने का मतलब ही नहीं. इट मीन्स जो पानी है वो हमारी सॉइल के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा. और दूसरी बात, क्रॉप की रोटेशन करनी चाहिए. एक सेम क्रॉप नहीं लगाते रहना चाहिए. यहाँ कहते हैं ऐसे करो, एक ही लैंड में डिफरेंट क्रॉप्स अलग अलग रोज में उगाओ. फर्स्ट में कुछ और, सेकंड में कुछ और,
फिर फर्स्ट में फिर दोबारा से रिपीट, थर्ड में फिर वही रिपीट कर लो क्रॉप जो फर्स्ट वाली है, अगले सीज़न में उनकी रोज़ चेंज कर दो। तो कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लेती है, दूसरी क्रॉप दूसरी न्यूट्रिएंट्स लेती है। इज़ इट ओके और नॉट? तो इस तरह क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं होंगे सॉइल के, वो मेंटेन्ड रहेंगे। और क्योंकि हम रोज़ भी चेंज कर रहे हैं और अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या, और हर क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट रहती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है। इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रिवेंट होंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्ट बाय वन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। कहते हैं एक ही क्रॉप बार बार नहीं लगानी चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट इज प्रिवेंटेड लाइक दिस, मीन्स न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं, इक्वल मात्रा में ही कंज्यूम होते हैं। नेक्स्ट इज द टेरेस फार्मिंग। इसमें आप ये फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, हिल्स को काट के इस बैरियर टाइप स्टेप्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे फार्मिंग की जाती है। अगर मान लो पानी का बहाव आता भी है, ऊपर वाली टॉप सॉइल मूव भी करती है, तो वो क्या होगा, नीचे वाली जगह पे जाकर रुक जाएगी और फर्टिलिटी उसकी मेंटेन्ड रहेगी। ठीक है। देन कम्स योर विंड ब्रेक। अब विंड से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। अब इसको रोका जा सकता है कैसे? हम प्लांट्स लगा सकते हैं फार्म्स के एंड पार्ट में। ठीक है। विंड प्रेशर इज आल्सो वन बिग रीजन फॉर सॉइल इरोजन। इन दिस टेक्निक द इमेंस प्रेशर ऑफ विंड इज ब्रोकन बाय प्लांटिंग डेंस रो, डेंस मीन्स पास पास ऑफ ट्रीज अराउंड द फार्म लैंड। और इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं? सॉइल इरोजन कम हो जाएगी, ट्रीज़ जो बॉर्डर के चारों तरफ हैं वो प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं ना ट्रीज़, तो सॉइल इरोजन होने का मतलब ही नहीं है। और विंड भी उनको जो टॉप लेयर है उसको नहीं लेकर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अर्थवॉर्म बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर, दैट इज योर वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना। अब देखो पानी तो हमारे लिए कि बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है। हमारी जो लाइफ है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी ही पानी पर निर्भर है। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर इफिशिएंटली टू रिड्यूस अननेसेसरली वाटर यूजेस। सो हमें इफिशिएंटली पानी को यूज़ करना है कि वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। अननेसेसरली उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। हमें अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमें करनी ही पड़ेंगी, लेकिन हमें पानी को भी बचाना है अपने लिए प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इट मीन्स हमें बड़े ही टैक्टफुली वाटर को यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, और वी कैन से कंजर्व इट। ओके। इन्होंने मेजर्स बताई हैं अलग अलग कि हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, रिड्यूस इवोपरेशन लॉस। कोशिश करो कि पानी हमें पानी का इवोपरेशन ना हो, कि उड़ ना पाए ज़मीन में से। उसके लिए कई लोग मतलब अस्पार्ट डाल दिया जाता है सॉइल सरफेस के नीचे ह्यूमिड एरियाज़ में, उससे इवोपरेशन लॉस नहीं होता है। अब जब हम इरिगेशन के लिए भी पानी बिना मतलब मत यूज़ करो, जैसे अब दिन में यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो इवोपरेट ज़्यादा होगा। अगर हम मॉर्निंग या लेट इवनिंग में कर रहे हैं तो इट विल रिड्यूस द इवोपरेशन लॉस बाय 40% फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, है ना। और जो ग्रोइंग ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स हैं हमें लगानी चाहिए, क्योंकि वो भी पानी कम लेती हैं और वाटर को कंजर्व करती हैं। तो हमें इस तरह के ही बीज लगाने चाहिए। वाटर को दोबारा से रीयूज़ करने की कोशिश करो। ठीक है। अब जैसे रेन वाटर है, हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, फिर हम प्लांट्स में डाल सकते हैं बाद में। ठीक है। अगर नहा रहे हैं साथ में टब के बकेट रख सकते हैं, जो पानी बिना मतलब इधर उधर गिर रहा है उसको हम फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स वी शुड ट्राई टू रीयूज़ द वाटर। और अगर कोई मतलब रनिंग टैप के साथ ब्रशिंग या बाथिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लीक है तो उसको बंद करना चाहिए। सो वाटर वेस्टेज विल बी प्रिवेंटेड लाइक दिस। देन प्रॉपर डिस्पर्सल ऑफ सीवेज वाटर। अब जो हम पानी नालियों में हमारा गंदा पानी होता है ना, ड्रेनेज में, ड्रेन्स में, तो उसको प्रॉपरली कहते हैं यूज़ करना चाहिए। मीन्स उसको हम ट्रीट कर सकते हैं दोबारा से, उसको केयरफुली डिस्पोज्ड करना चाहिए कि वो हमारा जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है उसमें मिक्स ना हो जाए। उससे पहले हमें ट्रीट करना चाहिए कि हम उसको यूज़ करें। ट्रीट करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकें, वो किसी हमारे काम आ सके। ओके। हम उसको फ्लशिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं या इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर एनर्जी
कंजर्वेशन, हमने एनर्जी को बचाना है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, टू रिड्यूस द कंजम्पशन, इस्तेमाल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बड़ी देर बाद दोबारा से रीन्यू होते हैं, तो हमें रिड्यूस करना चाहिए उनका यूज़। और इन अदर वर्ड वी कैन, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स इन्हांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बाय प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, उसकी वेस्टेज को रोक कर, ठीक है। और मॉडर्न वर्ल्ड मोस्टली डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जो हमारे रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल से चीज़ें बनी हुई, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो कहते हैं हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो इस तरह के हम लोग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि इस तरह की एनर्जी को कंज्यूम करें जो रिन्यूएबल हों। और जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है बेटा वर्ल्ड में, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो डे बाय डे कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इंक्रीज होगी। एंड इफ नॉट कंजर्व्ड वी आर नॉट गोइंग टू लेफ्ट विद एनर्जी रिसोर्सेज इट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट वी हैव टू स्विच ओवर टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्होंने कुछ मेथड्स भी बताए हुए हैं बेटा, लेट्स गो थ्रू इट। शिफ्ट टू ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, जो अभी मैंने बताया कि शिफ्टिंग टू ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी। देखो सूरज उगता है, हमें सोलर एनर्जी देता है ना। हमने इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सोलर सिस्टम लगा सकते हैं अपने घर में फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ना यूज़ करके हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। और हमने एनर्जी को स्मार्टली यूज़ करना है कि अगर हम रूम में नहीं बैठे हैं या दिन के टाइम लाइट नहीं जगानी, क्योंकि बाहरी रोशनी काफ़ी है, अगर फ़ैन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए या अनदर एनर्जी अप्लायंस को अगर वो नीड में नहीं है। जो ट्रेडिशनल बल्ब थे उनकी जगह LEDs लगानी चाहिए। एयर कंडीशनर्स थोड़ी देर के लिए चल, ये नहीं सारा दिन चलाए रखा है और दरवाजे और खिड़कियां रखी खोली हुई हैं, पूरे जहान को ही ठंडा कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ बेटर टू क्लोज द विंडोज़ एंड डोर्स, है ना। तो हमारा रूम जल्दी ही ठंडा हो जाएगा और हम उसको बीच में बंद भी कर सकते हैं और इस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। और अगर हम लोग रूम में नहीं हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं, जितनी देर चलाना है ठीक है चलाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हमें बंद कर देना चाहिए, इसको प्रॉपर्ली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को करना चाहिए। अब इंडिविजुअली कहीं ना जाकर हम जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, हम 5 व्हीकल लेकर जा रहे हैं, उसकी जगह हम लोग एक कार में भी तो बैठ सकते हैं ना, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर वेस्ट प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना चाहिए, प्लस उसको रीयूज़ करना चाहिए और रीसाइकलिंग करना चाहिए, जो कि हमने 3 प्रिंसिपल जैसे कि पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है, क्योंकि वो क्या है, अब जैसे हैबिटेट है ना, कई जानवरों का, वहाँ से हमें वुड मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, जो कि हमारी बेसिक नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिसअपीयरेंस ऑफ द और फॉरेस्ट एट अलार्मिंग रेट्स। अब जो कि हमारी यूजेस हैं, इसलिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है जल्दी से जल्दी, है ना, जितना फास्ट हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट हमें इसे रोकना है क्योंकि इट इज़ आवर बेसिक नीड। अब जैसे हम फॉरेस्ट आर क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल एज दे प्रोवाइड दीज इकोसिस्टम सर्विसेज। कैसे, रिसाइकलिंग ऑफ CO2 इनटू ऑक्सीजन, है ना, हम लोग CO2 रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स उसको लेते हैं और हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हम नहीं जी सकते। क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और काफ़ी ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हज़ार्ड्स हैं, जिनसे वो रोकते हैं, हमें बचाते हैं, जैसे कि फ्लड वगैरह हो गया, है ना। अब नाउ नेक्स्ट पेज बेटा, दैट इज़ 194। फिर अब ये बात उठती है कि जब इतना बेनिफिशियल है तो हमें इसको बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, और वो कैसे, तो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। प्लांट मोर ट्रीज, इट मीन्स हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। हम लोग रेजोल्यूशन ले सकते हैं ना कि हमने अपने बर्थडे पे जैसे हम लोग केक काटते हैं वैसे हमने प्लांट्स लगाने ही लगाने हैं, या हम कोई अचीवमेंट करते हैं तब हमें ट्रीज़ लगाने ही लगाने हैं, है ना। या हम अपने मन में सोच लें कि हम इतनी देर बाद, इतने पीरियड के बाद हमने ट्रीज़ लगाने ही लगाने। तो हर एक बंदा, इतनी पॉपुलेशन है, हर एक बंदा एक एक ट्री भी लगाए तो देखो कहाँ करोड़ों में बात जाती है। रेगुलेट एंड प्लांटेड
रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें वुड और टिम्बर चाहिए, हमें कटिंग ऑफ ट्रीज होनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक तरीके के साथ ना, है ना, कि तब तक दूसरे फिर दोबारा से पनप जाएं प्लांट्स। सो इट इज़ मीन्स गवर्नमेंट को भी चाहिए कि प्रॉपरली प्लानिंग होनी चाहिए ट्रीज़ को कट करने के लिए। और थर्ड पॉइंट, फायर सप्रेशन टेक्निक्स मीन्स गवर्नमेंट मस्ट हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सो डैट फायर डज नॉट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। क्योंकि देखो गलती से भी कई बार हो जाता है कि आग लग जाए, तो हमारे पास इतने नेचुरल और कई नेचुरल कॉजेज़ हैं, तो फिर ऐसा कुछ मेजर्स होनी चाहिए कि अगर बाई चांस हो भी जाता है तो हम इमीडिएटली उसको सप्रेस कर सकें, रोक सकें। ठीक है, और प्लस फॉरेस्ट अगर प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ मस्ट फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड ईदर बाय यूज़ ऑफ केमिकल स्प्रे, क्योंकि देखो प्लांट्स को भी बीमारियां पड़ती हैं, ट्रीज़ को भी पड़ती हैं, तो हमें उसको रोकना चाहिए, टाइम टू टाइम उस पर स्प्रे करना चाहिए, एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए कि वो बड़े से मीन्स वो उनकी डेथ ना हो सके, है ना, और बाय डिजीज रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैरासिटिक डिजीज। और फिर हम लोग सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स डेवलप कर सकते हैं, और देखो एक वो पैसे का साधन भी बनेगा, प्लस अच्छा भी लगता है एक देश के लिए कि हाँ उनके पास इतनी नेशनल या सेंचुरीज हैं। ओके, और रीफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन वी कैन गो फॉर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज है, लेकिन रीफॉरेस्टेशन का मतलब है द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम वेयर टिम्बर हैज़ बीन रिमूव्ड मस्ट बी रीफॉरेस्टेड। जहाँ से प्लांट को हटाया गया है, ट्रीज को हटाया गया है, उसकी जगह पे दूसरे प्लांट्स को लगाना क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन। सिमिलरली इफ अ फायर और मिनिंग हैज डैमेज सम फॉरेस्ट एरिया इट मस्ट बी रीफॉरेस्टेड। भाई कोई मिस्टेक हो जाती है ना, मिस हैपनिंग हो जाती है या मिनिंग के कारण या फायर के कारण, तो हम लोगों को क्या करना है, उसकी जगह भी जब हम प्लांट्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो अगर हो चुका है कुछ एरिया डैमेज, अगर हम लगा रहे हैं तो डैट इज़ आल्सो नोन एज रीफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर हम न्यू प्लांटेशन कर रहे हैं, है ना, टू क्रिएट द न्यू फॉरेस्ट, डैट इज़ नोन एज अफॉरेस्टेशन। सो डेट्स ऑल विद दिस चैप्टर एंड सेशन एंड और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है। So we should conserve our natural resources for ourselves and our future generation. Thanks, beta.